नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 71वीं बीपीएससी पीटी 2025 का फुल डे टेस्ट 8 माह एडिटोरिया का है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में नहीं देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो यहाँ दो तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का खोज किसने किया और किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का व्याख्या किया। माने खोज किसने किया और व्याख्या किसने किया, मतलब एक्सप्लेन किसने किया। तो ये दोनों बताना है। तो देखिए, हर्ट्ज ने खोज किया और आइंस्टीन ने व्याख्या किया। व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। और खोज किसने किया? तो खोज हर्ट्ज ने किया। किसने किया? हर्ट्ज ने। तो याद हो जाएगा 2 पॉइंट। यदि किसी ऊंचाई से दो वस्तुएं और दो वस्तु क्या क्या होगा, तो एक लोहे की गोली और दूसरा लकड़ी का गेंद। माने दो वस्तु है, एक लोहे का गोली है और दूसरा लकड़ी का गेंद है। तो चंद्रमा की सतह पर गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कि दोनों एक ही समय पे गिरेगी, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। यदि आप लोहे की गोली और लकड़ी का गेंद चंद्रमा पर दो वस्तुएं गिराते हैं तो आपको एक ही समय पे दोनों वस्तुएं गिरेगी। इसका कारण है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। थर्ड में देख लेते हैं, किस स्थिति में एक वाद्य यंत्र की ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। तो वो है तार के तनाव को बढ़ाकर। कैसे? तार के तनाव को बढ़ाकर। लंबाई बढ़ाने से क्या होता है? कंपन धीमा होता है और आवृत्ति घटती है। मोटा माध्यम धीमी कंपन देता है, आवृत्ति जिससे घटती है। तो आवृत्ति घटती है जिसके दो कारण हैं, एक तो लंबाई बढ़ाने से और इससे कंपन धीमा हो जाता है तब आवृत्ति घटती है, और मोटा माध्यम धीमी कंपन देता है। एक और होता है ढीला करने से आवृत्ति भी घट जाती है। ढीला करने से आवृत्ति घट जाती है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर कि ध्वनि की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो देखिए, कांच में न्यूनतम होगी। ऐसे आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि सबसे ज्यादा गैस में किसमें, हाँ, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। सबसे ज्यादा सॉलिड में क्या पूछा है? न्यूनतम हो गया। हाँ, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है ध्वनि की चाल, फिर लिक्विड में होता है और फिर गैस में होता है। और इस सॉलिड की भी बात करें तो सबसे ज्यादा अल्युमिनियम में होगा। अगर अल्युमिनियम दिया रहे तो अल्युमिनियम में होगा, और इसके बाद निकेल में होगा, और निकेल के बाद स्टील में होगा, और इस स्टील के बाद फिर लोहा में होगा, और लोहा के बाद पीतल में, और पीतल के बाद कांच में। पीतल में और पीतल के बाद कांच में। तो इस तरीके से बनेगा। अल्युमिनियम सॉलिड के केस में कहें तो अल्युमिनियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगा। उसके बाद नंबर आता है निकेल का, फिर निकेल का, निकेल के बाद स्टील का, स्टील के बाद लोहा, लोहा के बाद पीतल, और पीतल के बाद कांच का। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो स्टील में सबसे ज्यादा, फिर लोहा में, और फिर पीतल में, और लास्ट में कांच में होगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक यानी पॉलीमर प्रयुक्त किया जाता है। तो वो है पॉलीएमाइड। वो क्या है? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन थॉमसन प्रभाव को ठीक से परिभाषित करता है। तो कौन सा प्रभाव है जो कौन सा कथन जो है थॉमसन प्रभाव को ठीक से परिभाषित करता है। तो ये है कि जब किसी एक ही धातु में तापांतर होता है, उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होता है। फिर से सुनिए कि निम्न में से कौन सा कथन थॉमसन प्रभाव को ठीक से परिभाषित करता है। तो जब किसी एक ही धातु में तापांतर होता है और उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है तो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होता है। 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निकट दृष्टि दोष से संबंधित सही नहीं है। मतलब निकट दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोग को ये बताना है। तो देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना पीछे के बनता है। रेटिना पीछे के बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना पीछे के बनता है। तो ये बात सही है, गलत है। तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये ढूंढना है। लेकिन
निकट दृष्टि दोष के लिए देखिए कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, तो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष के बारे में समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग उसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। और मायोपिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देखता है, इसीलिए ये निकट दृष्टि दोष है। तो दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है। और देखिए लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इसका कारण है निकट दृष्टि दोष के कारण है कि क्या क्या कारण है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ये इसके कारण है। तो ये जब कारण होगा तो इसमें होता क्या है असल में कि इस कारण जो कारण है, ये तीनों के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, मतलब कि ये हमारा आंख हुआ और यहाँ पे ये रेटिना हुआ। तो कहा जाता है कि ये तीनों कारण होने के वजह से क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इस पे बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे ही बन जाता है, तो यही कारण होता है। तो इसका निवारण क्या होगा? तो हमें यहाँ पर तो एक चश्मा लगा लीजिए, जैसे ही चश्मा लगाइएगा तो किस चीज का चश्मा लगाइएगा? तो अवतल लेंस का चश्मा लगा लीजिएगा, ठीक है, अवतल लेंस का चश्मा लगा लीजिएगा। जैसे ही अवतल लेंस का चश्मा लगाइएगा तो क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ पर बन रहा था इमेज फिर यहाँ बनने लगेगा, तो ये है। तो कौन सा चश्मा लगाना है? अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष आपका खत्म हो गया। 8 का देखिए क्वेश्चन, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। रीजन है कि प्रेशर कहते हैं फोर्स बाई एरिया, जिसका एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और एरिया को बढ़ाइएगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो इसमें कह रहा नाखून का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो कैसे कटेगा? लेकिन सुई का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? तो सिंदूर का। मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है सिंदूर का। और सिंदूर को HgS कहा जाता है, माने HgS मरकरी सल्फाइड, माने यही मर्क्यूरिक सल्फाइड। और रेड लेड, ये जो रेड लेड का प्रयोग है, जो रेड लेड है वो Pb3O4 होता है, ठीक है। और मर्क्यूरिक सल्फाइड को सीने बार भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, इसी को क्यूक्लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा हीरा में कार्बन परमाणुओं की 3D टेट्राहेड्रल संरचना होती है, माने त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना होती है, तो इस बात में कोई भी गलती नहीं है। कहता है हीरा में कार्बन परमाणुओं की 3D टेट्राफिड्रल संरचना होती है, माने त्रिविमीय चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो ये बात भी क्या है? सही है। हीरे की संरचना में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। हीरा रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है कि बहुत ही कम क्रियाशील होता है। लेकिन कह रहा है कि विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल गलत। विद्युत का सुचालक नहीं बल्कि विद्युत का कुचालक होता है। और हीरे में एक विशेष चमक जो पाया जाता है वो होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, और यह एक बहुमूल्य रत्न भी है, ठीक है। बहुमूल्य रत्न है जो आप जानबे करते हैं, और बहुत ही कठोर भी होता है हीरा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इस बार फिर से बताइए।
धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती है तो नहीं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ठीक है। अधातुओं के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। तो यहाँ से ये बात आप लोग को क्या करना है, याद रख लेना है। एक क्वेश्चन और याद रखिए कि एक जैसे मैंने बोला कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता, और मैंने बताया कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होता है। लेकिन एक यहाँ क्या है कि Cr2O3 के बारे में, क्रोमियम यहाँ धातु है और इसका ऑक्साइड बन गया, तो इसका प्रकृति क्षारीय ना होकर अम्लीय होता है। तो Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड को का प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय, जो कि एक अपवाद है। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं जैसे एल्युमिनियम, जैसे पीबी, जैसे जिंक, है ना, जो कि उभयधर्मी होते हैं। ये तीनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज याद कर लीजिए कि जो यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम जिंक जो लेड है, एल्युमिनियम जिंक और लेड, यही इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उभयधर्मी होते हैं, तो ये सही है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, तो ये बात भी सही है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, ये वाला ये क्रम याद रखिएगा कि चांदी, तांबा, अल्युमिनियम, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के बाद टंगस्टन, इस तरीके से इसके सर्वश्रेष्ठ सुचालक के जाते हैं, सीरीज होते हैं। सीसा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो शीशा होता है उसका उष्मीय और विद्युत चालकता कम होती है। 13 नंबर का देखिए कि सीमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके बारे में, सीमेंट के बारे में आपको पता करना है। सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। फिर कहता है कि सीमेंट का जिप्सम मिलाने में सीमेंट का प्रारंभिक जमाव को तेज कर देता है, तो ये गलत है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है, सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण होता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका एवं एल्यूमिना का अनुपात 2.5 से 4 के मध्य होना चाहिए, तो ये वाला क्या है, बी वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। 13 नंबर का हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल का पीएच मान 2 से 4 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए इसके ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बनाने का तरीका बहुत होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ और बताया था। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे इसको बनाएंगे। 2 से 4 कह रहा है, तो इसमें हम आपको समझाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ सॉरी, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक घोल का जो पीएच मान है 2 से 4 बदलता है। एक चीज थोड़ा सा समझिए, मैं इसको थोड़ा सा तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, आप लोग को पता होगा कि एक रिक्टर स्केल होता है। क्या होता है, एक रिक्टर स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक का जो इस स्केल में दिखाया जाता है, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। और ये 7 को बोला जाता है न्यूट्रल, और इससे जो नीचे पीछे रहता है वो होता है एसिड। और इसके बाद यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक कहलाता है बेसिक। क्या कहलाता है, 14 तक बेसिक कहलाता है। माने ये क्षार होते हैं इधर, और इधर क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये दो चीज तो आप लोग जानते हैं, पीएच स्केल। तो इसमें क्या है, ये जो एसिड होता है ना वो H प्लस आयन देता है, और जो बेस होता है ना वो H माइनस आयन देता है। तो ये हाइड्रोजन, इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, और ये कहेंगे OH माइनस। तो देखिए ये कह रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता क्या है जब पीएच का वैल्यू 2 से 4 हो जाए। देखिए 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, कहता है ये जब यहाँ हो जाए तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, सॉरी H प्लस आयन का क्या होगा। तो एक चीज और समझिए, जितना 7 से नीचे रहेगा ना, माने जितना 0 के तरफ H होगा ना, उतना ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस आयन देगा। और यहाँ पूछ रहा है कि कितना H प्लस आयन होगा, मतलब मैं ये कहूं कि 6 के जगह वाला हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा
कि एक की जगह वाला हाइड्रोजन आयन ज्यादा देगा, तो आपको बताना है कि एक जिसका पीएच स्केल पे वैल्यू होगा वो H प्लस आयन ज्यादा देगा, और जो 6 पीएच स्केल जिसका 6 रहेगा वो हाइड्रोजन आयन कम देगा। पहला चीज तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि जिसका पीएच वैल्यू कम रहेगा वो हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन ज्यादा देगा, और जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा यानी 6 होगा, मैं एसिड की ही पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि इधर H प्लस देगा और इधर OH माइनस देगा बेस में, ये होगा। अब सुनिए, अब बाकी याद रख लीजिए आप क्या, कि जैसे एक से 0 से 1 होगा तो उसको बोलिए 100 गुना, 1 से 2 होगा और तो 0 से 2 होगा तो वो कहलाएगा 200 गुना। ठीक है, मैंने मेरे कहने का मतलब है एक पे आप उतना सुनना बैठाते जाइएगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ क्लियर करके। जैसे पिछले सवाल में मैंने पिछले वीडियो में एक आया था कि 3 से 6 बदलने की 3 से 6 बदलने वाला कि पीएच स्केल जब 3 से 6 बदलेगा तो क्या होगा। तो देखिए 3 से 6 था, इसमें फिलहाल 2 से 4 वाला देखिए, तो 2 से 4 जा रहा है तो कितना, एक घर दो घर, 2 जा रहा है तो हम 2 सुना बैठा देंगे कितना पर, 1 सुना पर। और ध्यान दीजिए मैं बोला हूँ कि जैसे जैसे पीएच स्केल बढ़ेगा माने 2 से 6 की तरफ 7 की तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कमेगा ना कि बढ़ेगा। तो हमें तो पहले तो कम वाला ऑप्शन में होगा, ये तो काट देंगे, और कभी भी ये जब भी होगा तो एक और उससे खाली सुना सुना वाला होगा, तो ये दोनों कट गया। अब बच गया ये ए, तो देखिए कि 4 में से 2 कितना घटा, तो 2 बचा, तो यही 2 आप कर दीजिएगा कि एक पे आप 2 सुना बैठा दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहे कि पीएच स्केल 3 से मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे 3 दे दे और 4 की जगह पे 6 दे दे तो क्या आंसर होगा, तो बताइएगा, एक दे दीजिएगा अपने आंसर, और कमेगा ये तो कन्फर्म है कि कम हो जाएगी, कन्फर्म है, लेकिन कितना कम होगा, तो ये बीच में कितना 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो आप एक पे 3 सुना बैठा दीजिए। अगर अब बताइए एक दे दिया पीएच का वैल्यू दे दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए कि पीएच का मान जो है 1 से 5 बदल जाता है तो क्या बोलिएगा, तो घटा दीजिए दोनों को 4, तो बोलिए कि 4 सुना हो जाएगा और एक बैठा देगा, और ये कमेगा घटेगा नहीं, इतना गुना कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला वाला भी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी फिलहाल आप इस वीडियो इस ट्रिक से काम कर लीजिए, ये ट्रिक थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं का आइसोबार कहते हैं। तो सही पूछ रहा है, ये इसको आइसोबार नहीं कहते हैं दोस्तों, तो आइसोबार कहते हैं कि समान परमाणु द्रव्यमान होगा। मैं यहाँ देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ बढ़िया से ताकि आप याद रखिएगा। आइसोबार एक हो गया आइसोटोप, तो हिंदी देख लीजिए, आइसोबार को कहते हैं समभारिक, नाम में भी देखिए लिखा हुआ है समभारिक माने भार उसका होना चाहिए, आइसोटोप में लिखा हुआ है समस्थानिक माने उसका स्थान चेंज होना चाहिए, माने उसका स्थान सेम होना चाहिए। तो देखिए कोई भी जो होता है, जैसे मैं यहाँ पहले बता दूं, ये मान के चलिए एलिमेंट है ना, तो इस एलिमेंट का माने ये तत्व को मैंने एक समान लिया, और यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लिखाता है तो वो लिखाता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखाता है एटॉमिक मास, और ये जो एटॉमिक मास होता है ना वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, यही होता है। मैंने कहा कि आइसोबार में होता है समान परमाणु दाब होते हैं, क्योंकि भार है ना, तो भार यही एटॉमिक मास है भार, तो ये तो बराबर होने चाहिए, मतलब समान परमाणु द्रव्यमान होने चाहिए, मतलब ये वाला जो होगा वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो डिफरेंट होगा, और कितने में, 2-3 एलिमेंट में। जैसे एक ये वाला, जैसे यूरेनियम को आप देखते होंगे, तो यूरेनियम में समस्थानिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये 92 होता है, ये 92 होता है, यहाँ पर बदल जाता है। जैसे यूरेनियम का मैं एग्जांपल दूं तो यूरेनियम यहाँ 92 होगा, यहाँ 234 होगा, यहाँ यूरेनियम होगा 92 होगा 235 होगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये वाला बदल रहा है, तो बदल रहा है तो समस्थानिक सॉरी संभारिक होगा, सॉरी आइसोटोप समझता नहीं ना, नहीं ये थोड़ा सा गलत है। मैं ये समझा रहा हूँ कि 234 235 क्या बदल रहा है, भार बदल रहा है, तो ये भार बदल रहा है तो वो कहलाएगा आइसोबार। अब आइसोटोप्स क्या कहलाता है, समस्थानिक क्या कहलाता है कि क्रमांक, ये जो क्रमांक देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होगा, समान परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, तो वो कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है, और संभारिक में
परमाणु द्रव्यमान होगा, ये वाला कहलाएगा आइसोटोप माने समस्थानिक। देखिए इसमें परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार डिफरेंट है, तो परमाणु भार जब डिफरेंट होगा ना तो कहलाएगा समस्थानिक। और जब परमाणु भार सेम होगा तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं इसको 93 कर दूं, इसको 92 कर दूं, और यहाँ पर इसको 4 कर दूं, 234 कर दूं, तो देखिए परमाणु भार सेम हो गया लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो गया, तब क्या कहलाएगा समस्थानिक, अपना स्थान बदल लिया। देखिए 92 से 93 हो गया, अपना स्थान बदल लिया, ये होता है आंसर। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और इंडिया स्टैक किसका उदाहरण है? तो इंडिया स्टैक जो उदाहरण है वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। इंडिया स्टैक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। 17 का देखिए कि डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है यह ब्रह्मांड में कुल द्रव्यमान का एक बड़ा भाग है। डार्क मैटर क्या है? तो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का एक बड़ा भाग है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का अर्थ क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का अर्थ क्या होगा आप ही बताइए? तो वो है डेटा का एक समूह है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक का अर्थ है डेटा का एक समूह। इंस्पायर प्रोग्राम किसका एक प्रयास है? इंस्पायर प्रोग्राम किसका एक प्रयास है? तो नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इंस्पायर प्रोग्राम किसका एक प्रयास है? तो नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना। प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना। अगला प्रश्न कह रहा है मिलाने कह रहा है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज हैं तो आप लोग को आराम से मिलाइए और बताइए। सबसे पहले तो इसको मिलान कर लें। पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है, सिर्फ इतना पूछ रहा है। तो सही सुमेलित तो सिर्फ केवल एक ही है कि एनीमिया जो होता है, एनीमिया जो रोग है वो होता है साइनोकोवालेमिन के कमी से। साइनोकोवालेमिन, और साइनोकोवालेमिन कहलाता है B12। B12 कहलाता है साइनोकोवालेमिन कहलाता है। ठीक है। 22 नंबर का देखिए निम्नलिखित को विचार कर लीजिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो देखिए कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन के कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये अपने आप उग जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो पौधे में नाइट्रोजन के कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर बैक्टीरिया के मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। तो ये पॉइंट भी सही है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर बैक्टीरिया के मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से मोनोसैकेराइड बनता है। तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जो है जब वो उसका पाचन होता है तो अंतिम रूप से मोनोसैकेराइड बनते हैं। और मोनोसैकेराइड जो होता है जल में घुलनशील होता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा कि पेंटोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, पेंटोज फ्रुक्टोज होता है, और एक ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो क्या होता है? पेंटोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो पहला तो सही है। दूसरा, एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज के छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होता है। जो एंजाइम्स होते हैं तो वो शरीर के बड़े अणुओं जैसे इस ग्लूकोज को भी तोड़ने में, छोटे छोटे आकार को तोड़ने में सहायक होता है। पेंटोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये सभी क्या हैं? तो मोनोसैकेराइड हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहलाता है 24 नंबर, ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए सही उत्तर क्या है? फल शर्करा जो है वो फ्रक्टोज होता है। फल शर्करा में फ्रक्टोज पाया जाता है। दूध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। दूध शर्करा में लैक्टोज पाया जाता है। चीनी शर्करा में सुक्रोज पाया जाता है। स्टीविया में
प्राकृतिक स्वीटनर पाया जाता है। स्टीविया में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो प्राकृतिक स्वीटनर पाया जाता है। कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है, कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है, तो वो है देखिए अग्नाशय से कौन नहीं निकलता है, तो टाइलिन अग्नाशय से नहीं निकलेगा और पेप्सिन भी अग्नाशय से नहीं निकलेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा ग्रंथि रस और एंजाइम बता देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ग्रंथि हो गया और इधर एंजाइम हो गया, एंजाइम, ठीक है। ग्रंथि रस तो जानते करते हैं ग्रंथि रस और एंजाइम क्या होता है। तो लार, ग्रंथि में लार होता है जो कि अम्लीय होता है, लार कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। एक होता है जठर रस, जठर रस जो भी अम्लीय ही होता है, और दो अम्लीय याद रख लीजिए ग्रंथि रस में, एक लार एक जठर। और दूसरा अग्नाशय रस, अग्नाशय रस जो कि क्षारीय होता है, अग्नाशय रस क्षारीय होता है। और आंतरीय रस मतलब आंत वाला रस, आंतरीय रस ये भी क्षार होता है, ये दोनों क्या होता है, क्षार होता है। एंजाइम की बात करें तो एक होता है टाइलिन, टाइलिन और पेप्सिन, टाइलिन होता है और माल्टोज होता है, माल्टोज होता है। फिर एक होता है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन रेनिन ये होता है एंजाइम। फिर ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइटेज, फिर इरेप्सिन माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज ये होते हैं, ठीक है। इतने सारे एंजाइम्स होते हैं। तो थोड़े से एंजाइम्स पर आप लोग पकड़ बना के रखिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, तो बताइए छोटी आंत में क्या संपन्न होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और वसा का भी पाचन हो जाता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन हो जाता है, और छोटी आंत से ही बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें भी स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि लीवर के कार्य बताना है, लीवर के कार्य क्या है जो बताना है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस लीवर के ही कार्य है, ग्लाइकोजेनोलिसिस लीवर के ही कार्य है। बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदलना भी लीवर के कार्य ही है, बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदलना भी लीवर के ही कार्य है। अमोनिया को यूरिया में बदलना भी लीवर का काम है, अमोनिया को यूरिया में बदलना लीवर का ही काम है। और पीत उत्पादन करना लीवर का ही कार्य है, ठीक है। और मृत लाल रक्त कणिकाओं का विनाश भी इसी का काम है, हिपेरिन का स्राव भी इसी का काम है। और लीवर जो है CO2 जल अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड का भी उत्सर्जन करता है, ठीक है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसका आंसर तो 158 होगा। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। K-273 अपॉन 100 और इक्वल टू F-32 और डिवाइड बाई 180, और कभी कभी रिमर्स में दे देगा तो R-0/8 80। अब देखिए कुछ भी दे दे, जैसे सी के में दे तो ये दोनों का फॉर्मूला याद करिएगा, के एफ में दे तो ये दोनों का फॉर्मूला याद करिए, इस्तेमाल करिएगा। सी और एफ में दे तो ये दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, और दोनों को ये वाला लिख के यहाँ रखिएगा और ये वाला लिख के यहाँ रखिएगा, और फिर दोनों को इक्वल करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला से आप लोग बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, तो ये कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो वो बीटा किरण है, वो क्या है, बीटा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, तो बीटा कण है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से मैथ्स हो गया, तो मैथ्स तो आप लोग खुद करके लीजिएगा। हम जो चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि ने हाल ही में मैंने डैश हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर डैश लॉन्च किया है, तो कौन कहाँ का किया है, कौन कौन कौन, तो जापान ने किया है रिमेई बोल के, मतलब जापान ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है, तो इसका जवाब हो गया आपको। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की तरफ। 42 में कह रहा है यूनिफाइड जीनोमिक चिप, यूनिफाइड जीनोमिक चिप
के संबंध में आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि जो यूनिफाइड जीनोमिक चिप है, इसका उद्देश्य उन्नत नस्ल वाले मवेशियों की जल्द पहचान करना और भारत में डेयरी फार्मिंग दक्षता को बढ़ाना है। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है, ये अक्टूबर 2024 में आया था। इसे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बात भी क्या है, सही है कि इसको पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए यूनिफाइड जीनोमिक चिप में 2 पॉइंट पहले याद रखिए कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप का उद्देश्य क्या होगा, तो उन्नत नस्ल वाले जितने भी मवेशी होंगे उसको पहचान करना है और भारत में डेयरी फार्मिंग दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इसको विकसित किसने किया है इस चिप को, तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित हुआ है। कह रहा है यह चिप में 3 संस्करणों में आती है, गलत है, ये 2 संस्करणों में आती है। मवेशियों के लिए गौ चिप, भैंसों के लिए महसी चिप तथा बकरियों के लिए आजा चिप आता है। मवेशियों के लिए गौ चिप तथा भैंसों के लिए महिष चिप। और ये जब दुइये को है ये तो बकरी के लिए कहाँ से होगा, मैंने गाय और भैंस के लिए किया गया है। तो मैं इस प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद करवाता हूँ, सुनिए। सबसे पहले आप याद रखिए कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप इसका उद्देश्य, पहले तो ये जो है ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा विकसित किया गया है और ये कब लॉन्च किया गया था, तो अक्टूबर 2024 में, जिसका उद्देश्य है कि उन्नत नस्ल वाले मवेशियों को पहचान करना और भारत में डेयरी फार्मिंग दक्षता को बढ़ाना। इस चिप के 2 संस्करण आता है, जिसको मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप का निर्माण किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो कौन से सत्य कथन है, तो देखिए केंद्रीय बजट में कि 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुदायिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। तो ये बात सही है कि 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुदायिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। और ये दूसरा पॉइंट गलत बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर भी देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न। कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है उसके अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है। गुजरात सूरत में, गुजरात सूरत। ठीक है, कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है, जो कि कौन सा युग में गलत सुमेलित है। तो गुजरात सूरत ये गलत है, गुजरात सूरत क्या है, गलत है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा, मध्य प्रदेश विक्रम उद्योगपुरी, महाराष्ट्र सेंद्रा बिडकिन ये सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा सही है, मध्य प्रदेश में उद्योगपुरी सही है, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडकिन सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 45 में कह रहा है क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मैक्सिको की बनी है। तो क्लाउडिया शिनबॉम कहाँ की बनी है, तो महिला बनी है राष्ट्रपति मैक्सिको की। एक है नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो है नेटुम्बो, नामीबिया का नेटुम्बो नंदी नदैतवा, ये याद रखिएगा। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ये नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगर कांगो की पूछा जाए महिला प्रधानमंत्री तो जूडिथ सुमीनावा तुलुका। और अगर सूरीनाम का पूछा जाए महिला राष्ट्रपति तो जेनिफर साइमंस ये सूरीनाम की महिला राष्ट्रपति हैं। चक्रवाती तूफान दाना के संबंध में, दाना के बारे में बोलिए, समझिए कि दाना चक्रवाती तूफान है दाना, उसके संदर्भ में असत कथन बताइए। कह रहा है बंगाल की खाड़ी में दिसंबर 2024 में आया, नहीं ये दिसंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर 2024 में आया।
जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। सिर्फ बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में तो आया था और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया और अक्टूबर 2024 में आया था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश ने नहीं बल्कि किसने किया था, कतर ने किया था, जिसका अर्थ होता है उदारता। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 47 नंबर में कह रहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान निम्न में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। असत कथन के बारे में बताइए कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में होगा नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका में 2025 वाला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा तो ब्राजील में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन, तो ये गलत है। बाकी G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, मात्र ये वाला कथन क्या है, सही है। तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं G20 में, तो टोटल 19 गो देश शामिल है और एगो यूरोपियन यूनियन शामिल है और एगो अफ्रीकन यूनियन शामिल है। 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, ये बनता है G20। ठीक है, जो कि 1999 में इसका स्थापना हुआ था। 49 EVO2 नामक नई AI प्रणाली किसने विकसित की है, तो एनवीडिया ने। किसने विकसित की है, एनवीडिया ने। EVO2 नामक के नई AI प्रणाली किसने विकसित की है, एनवीडिया ने। 50 नंबर का देखिए, कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स है कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स 2024 में दूसरा को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन फिर से समझिए। हाल ही में एक रिपोर्ट हुआ है जारी, उसके अनुसार जर्मनी जो है वर्ष 2024 में जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। ठीक है, एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तब वो प्रारंभ किया गया है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया, तो FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। माउंट कैनलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों माली और जाम्बिया में, सॉरी फिलीपींस में है, ये फिलीपींस में है। माउंट कैनलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने का निर्णय लिया है, तो माली और जाम्बिया में। UNO ने किन अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू करने का निर्णय लिया है, तो माली और जाम्बिया। INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किस देश ने बनाया है, तो रूस ने बनाया है। INS तमाल को जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किस देश ने बनाया है, तो रूस ने बनाया है। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट कुइपर किसने प्रारंभ किया, अमेजन ने। ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट कुइपर किसने प्रारंभ किया, तो अमेजन ने। चंद्रयान 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य हैं ये बताने कह रहा है। तो देखते हैं कितने कथन सत्य हैं। पहले कह रहा है चंद्रयान 5 के बारे में कि लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। क्या चंद्रयान 5 को लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। लूपेक्स मिशन का पूर्ण जो इसका संधि मतलब लूपेक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है लूनर पोलर, ये गलत लिख दिया है, लूनर एलयू से लूनर और पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो यही गलत है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। बाकी ये तो सही है। बाकी कह रहा है इस मिशन का जो उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन कर वहां पानी और बर्फ को खोज करना है, तो ये पॉइंट क्या है, सही है। यह मिशन जापान के सहयोग से किया जाएगा, तो ये भी सही है। और इस मिशन में 250 किलोग्राम का कितना 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा, तो ये पॉइंट भी सही है। वायु नामक एक
AI संचालित क्लाउड समाधान किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है टाटा कम्युनिकेशंस ने। किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशंस ने। वायु नाम का एक AI संचालित क्लाउड समाधान किसने लॉन्च किया? टाटा कम्युनिकेशन ने। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना के बारे में पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा सुभद्रा योजना उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से। 59 नंबर का कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है। पहला में कौन है? USA, दूसरा में रूस, तीसरा में चीन और चौथा में भारत और एक दक्षिण कोरिया लास्ट में, यानी पांचवा में फायर पावर में, ग्लोबल फायर पावर में। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है, तो वो है चौथा। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है, तो वो है चौथा। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प GI टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प GI टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तब वो आयोजित किया गया है पुणे में। पुणे में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। बिहार के किस अस्पताल में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान खोला जाएगा? तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, यानी PMCH में। बिहार के किस अस्पताल में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान खोला जाएगा? तो PMCH में। स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव 2025 के दौरान यंग अचीवर अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है मोहम्मद रयान ने। मोहम्मद रयान ने। मोहम्मद रयान ने जीता है। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो उसका सही कथन देखें क्या है। तो सही कथन में हो जाएगा 2 और 3 कि बाकी ये वाला गलत है कि यह नीति आयोग की सहायता से वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, वित्त विभाग द्वारा नहीं, नीति आयोग की सहायता से राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। इसमें कौन जारी करता है, इसमें ध्यान से नहीं दिया गया। ठीक है, देख लेते हैं। ये वाला गलत है। बाकी व्यय की गुणवत्ता मानक में बिहार को दूसरा स्थान दिया गया है, तो ये बात सही है। व्यय की गुणवत्ता मानक में बिहार को देश में दूसरा स्थान दिया गया है। राज्यों का मूल्यांकन 5 प्रमुख मापदंडों पर किया जाएगा, ये बात भी सही है। बाकी बिहार का स्थान 13वां है, ये ध्यान रखिएगा। 67 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 67 में कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में किन खिलाड़ियों ने महिला ट्रिपल्स लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो खुशबू पायल निखत खातून ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल में किन खिलाड़ियों ने महिला ट्रिपल्स लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है खुशबू कुमारी, पायल प्रीति और निखिल खातून ने जीता है। 68 का देख लीजिए क्वेश्चन। करा हाल ही में बिहार सरकार ने 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया। उस सदस्यों की पहचान करें। तो सदस्य थे अशोक कुमार चौधरी, फिर थे अनिल कुमार और डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा थे। हाल ही में बिहार सरकार ने 7वें वित्त आयोग का गठन किया। आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो अशोक कुमार चौधरी थे, अनिल कुमार थे और डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा थे। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में देसी नस्ल के मवेशियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा मोतिहारी में। कहाँ खोला जाएगा? तो मोतिहारी में खोला जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में देसी नस्ल के मवेशियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? मोतिहारी में। अब इसको मिलाइए। कह रहा है कि सिलाव खाजा, तो आप लोग जानबे करते होंगे। सिलाव खाजा नहीं, सॉरी सिलाव खाजा के बारे में बाद में आपको बताता हूँ। फिलहाल देख लीजिए, मिर्चा जो चावल है वो मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण में GI टैग मिला है और कतरनी चावल
भागलपुर में जीआई टैग मिला है। भागलपुर का कतरनी चावल को जीआई टैग, मिर्चा या मरचा चावल पश्चिम बंगाल चंपारण को बला को मिला है। और नवादा का जो है, नवादा का जो है पत्थर, सॉरी, नवादा का मगही पान, नवादा का मगही पान और गया जी का पत्थर कला यानी पत्थर कटी कला को जीआई टैग मिला है। तो गया जी में पत्थर कला, पत्थर कटी कला को जीआई टैग मिला, नवादा का मगही पान को मिला, तो याद रखिएगा। और एक नालंदा से भी मिला है, जरा हम नालंदा के हैं तो नालंदा वाला बता देते हैं। सिलाव खाजा को भी मिला है जीआई टैग, सिलाव खाजा को। और दरभंगा से कुछ और याद रख लीजिए, दरभंगा के बारे में आपको बताते हैं। दरभंगा से मिथिला मखाना याद रख लीजिए, मिथिला मखाना मिला है जीआई टैग। और सिक्की घास, सिक्की घास शिल्प मिला है। भागलपुर से कुछ और याद रख लीजिए, एगो तो जर्दालू आम मंजूषा कला याद रख लीजिए, जर्दालू आम और मंजूषा कला याद रख लीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल, अब हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, कि ऋचाओं को खिल कहा जाता है, तो बताइए खिल किसको कहा जाता है, तो 8वां मंडल को खिल कहा जाता है। और जानते हैं टोटल 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद कहा जाता है किसको, कि ऋचाओं माने मंत्रों को, क्रमबद्ध ज्ञान को, संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीन है। तो 10 मंडल 1028 सूक्त और इतना ऋचाएं 10,462 ऋचाएं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का आयतन क्या है, 11.88 लंबाई में और ब्रेथ में 7.01 और ऊंचाई में, हाइट में यानी डेप्थ जिसको भी कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं, तो 2.43, तो 11.88 लेंथ में, 7.01 ब्रेथ में और 2.43 घन मीटर में, ठीक है। घन मीटर होगा इसका डेप्थ, मतलब क्या बोलते हैं, वही इसका डायमेंशन। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो देखिए कौन से कथन सही होंगे। हर एक वंश का है कि अजात शत्रु का प्रभावशाली मंत्री बर्षकार यानी वसस्कर था, जो एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि वसस्कर ने अपनी कूटनीति से अंग महाजनपद को मगध महाजनपद में विलय करवाने में सफल रहा था, तो ये बात गलत है। कह रहा है कि उसने अपनी कुशल कूटनीति के बदौलत ही बज्जी संघ, ना कि अंग महाजनपद, बज्जी संघ में फूट डाला और जिससे अजात शत्रु को वैशाली पर विजय प्राप्त करने में आसानी हुई। देखिए फुल क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का एक राजा था और उसने प्रभावशाली, उसका एक मंत्री था बर्षकार, जिसको कहते हैं बर्षकार भी कहा जाता है, जो एक कुशल कूटनीतिक था। इसी ने ऐसा कूटनीतिक किया कि जो बज्जी संघ का जो था, उसने बज्जी संघ को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ही आराम से अजात शत्रु ने बज्जी संघ को अपने कंट्रोल में ले लिया। देश भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसको कहा जाता है आइंस्टीन, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मिलान करने का रहा, मिलाइए। छापनक जो है फलित ज्योतिष से संबंधित है, छापनक क्या थे, फलित ज्योतिष थे। शंकु वास्तुकार थे, शंकु कौन थे, वास्तुकार थे। अमर सिंह क्या थे, कोशकार थे, कोशकार अमर सिंह। और ब्राह्मणेर खगोल विज्ञान थे, ब्राह्मणेर खगोल विज्ञान थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल हुआ करता था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का कहाँ था, बिहार शरीफ जो कि नालंदा में है, बहुत सी जगह के लिए फेमस। और गोपाल था इसके संस्थापक। इल्तुतमिश के संबंध में बताइए कि कौन से कथन सही है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, सबसे पहला शासक इसी ने था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 के समय वह लाहौर का गवर्नर था, नहीं वो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ 1210 में, तो वो बदायूं का गवर्नर था, तो ये पॉइंट गलत है। बाकी वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला तीसरा सुल्तान था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला कितना नंबर का सुल्तान था, तो तीसरा नंबर का सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसे खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी,
ठीक है। और इल्तुतमिश शुद्ध अरबी पद्धति सिक्का जारी करने वाला पहला सुल्तान था। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल में मुसलमानों पर आरोपित धार्मिक कर जकात की मात्रा कितनी होती थी? तो संपत्ति का 2.5%। कितना? 2.5%। सल्तनत काल में मुसलमानों पर आरोपित धार्मिक कर जकात की मात्रा कितनी होती थी? तो संपत्ति का 2.5%। 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कथन है और एक कारण है। पहला कथन कह रहा है कि राजकीय मामलों में शिवाजी अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। तो सही है कि राजकीय मामलों में शिवाजी अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखते थे? नहीं, स्वतंत्र नहीं रखते थे, बल्कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे, न कि स्वतंत्र प्रभारी मंत्री के रूप में थे। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 80 क्या कह रहा है? 80 में कह रहा है कि अकबर ने अपने शासन काल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फैजी को बनाया गया था। अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर ने किया था, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फैजी को बनाया गया था। इस्तादो द इंडिया किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी का अधिकारी के नाम था? तो वो था पुर्तगाल का। इस्तादो द इंडिया पुर्तगाल का नाम था। आधुनिक भारतीय इतिहास का स्वरूप निर्धारित करने वाला निम्नलिखित युद्धों पर विचार करिए। तो देखिए, प्लासी का युद्ध आप लोग को पता होगा कि 1757 के जून में लड़ा गया था। 1757 के जून में। अब बक्सर का युद्ध 1764 अक्टूबर में लड़ा गया। तो ये अक्टूबर में, ये जून में याद रख लीजिए कि जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। एक है अंबर का युद्ध जो कि 1749 में ही लड़ा गया था। जून 1749 अगस्त में लड़ा गया था। अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध आप लोग को पता होगा जनवरी 1760 में लड़ा गया था। अब इसको क्रम से सरिया लीजिए। तो पहले आएगा अंबर का युद्ध यानी कि सी, और फिर आएगा प्लासी का युद्ध यानी कि ए, और फिर आएगा बांडीवास का युद्ध, और फिर आएगा बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से क्रम सरिया लीजिए। अब बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 का क्वेश्चन देख लीजिए। पहला कह रहा है कि सन 1833 के चार्टर द्वारा भारतीय प्रशासन को विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। नहीं, 1833 के चार्टर एक्ट से विकेंद्रीकरण करने का प्रयास नहीं किया गया। दूसरा कह रहा है कारण कि इस चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये सही कह रहा है। किसी चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित रियासतों का विलय क्रम में व्यक्त कीजिए। तो ये तो हम बता देंगे, लेकिन एक हम ट्रिक बता देते हैं, डेट के चक्कर में मत रहिए। सजैस बौझाना, सजैस बौझाना, इसका मतलब होता है स का मतलब सतारा, जय का मतलब होता है जैतपुर, सा का मतलब होता है संभलपुर, ब का मतलब होता है बघाट, और उ का मतलब होता है उदयपुर, झा का मतलब होता है झांसी, ना का मतलब होता है नागपुर। तो इसी क्रम में जब भी आएगा तो आप सरिया लीजिएगा। तो इसी क्रम में इसी ट्रिक से सरिया लीजिए। तो सबसे पहले ए आएगा यानी सतारा आएगा, फिर आएगा संभलपुर, फिर आएगा झांसी, और फिर आएगा अवध। अवध को सबसे लास्ट में मिलाया गया था। ठीक है, तो आप आराम से याद कर लीजिएगा लास्ट में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और कुल कितने कथन सही हैं ये बताइए। तो देखिए, पहला पागलपंथी विद्रोह करमशाह, ये बात सही है कि पागलपंथी विद्रोह जो है करमशाह तथा उसके पुत्र टीपू शाह द्वारा बंगाल क्षेत्र में किया गया था। बिल्कुल सही। बंगाल क्षेत्र में ही पागलपंथी विद्रोह हुआ था जो कि करमशाह और उनके पुत्र टीपू शाह के द्वारा किया गया था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो ये बात भी सही है। पागलपंथ कैसा था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और पागलपंथ विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक तथा राजनीतिक था। ये भी बात सही है कि पागलपंथ विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक तथा राजनीतिक था। और 1825 में टीपू शाह ने शेरपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1825 में टीपू शाह ने शेरपुर पर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अब बताइए कि उपरोक्त में से कौन सही है।
तो चलिए बताते हैं कि कौन सही है। ये कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के लॉर्ड मैकाले के मिनट में से पड़ी, मैंने स्मरण पत्र से पड़ी, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। बाकी कह रहा है मैकाले के स्मरण पत्र के आधार पर 1857 ईस्वी में भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई को बनाया गया था, तो नहीं, ये उसके तहत नहीं बनाया गया था, बल्कि एक आया था वुड का डिस्पैच आया था 1854 में, उसी के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के में स्थापना किया गया था। तो पहला सही, दूसरा गलत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा कि निम्नलिखित में से समाज सुधार संस्थाओं पर विचार करिए और समाज सुधार संस्थानों की स्थापना सही क्रम में बताइए। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा 1865 में किया गया था। 1865 में केशव चंद्र सेन के द्वारा, और साधारण जो ब्राह्म समाज है ये 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो दो ब्राह्म समाज जो था बट गया था। पहला भारतीय ब्राह्म समाज तो था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो आगे चल के बटा भारतीय ब्राह्म समाज और साधारण ब्राह्म समाज में। तो साधारण समाज में तो भारतीय वाला केशव चंद्र सेन हो जाएगा 1865 में, और 1878 में साधारण वाला आनंद मोहन बोस के द्वारा। और आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। तो 1867 में प्रार्थना समाज, इस तरीके से मिला लीजिएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बताइए सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो चटगांव शस्त्रागार लूट, ये अप्रैल 1930 में हुआ था। अप्रैल 1930 में हुआ था चटगांव शस्त्रागार लूट। और सांडर्स हत्याकांड दिसंबर 1928 में हुआ था। दिसंबर 1928 में सांडर्स हत्याकांड हुआ था। और केंद्रीय विधानसभा पर बम अप्रैल 1929 में फेंका गया था। अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम। और काकोरी डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ये देख लीजिए पहले घटना कौन घटा, तो काकोरी ट्रेन डकैती ही हुआ 1925 में। अक्टूबर 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे। कौन थे? अक्टूबर 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए देखिए मिलान कीजिए। पहला कह रहा कि स्ट्रेची आयोग ये 1878 से 80 के बीच में आया था, तो बिल्कुल सही। भीटली आयोग ये आया था 1929 में। भीटली आयोग आया था 1929 में। मैकडोनल्ड आयोग आया था 1900 में। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में। और लायल आयोग आया था 1897 में। ठीक है। और ये सारे जो थे देखते हैं अकाल से संबंधित ही थे। बस खाली भीटली आयोग जो था, भीटली आयोग वो था 1929 में आया था। और इसका काम था कि ये इसलिए आया था क्योंकि तत्कालिक औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम में संबंध में रिपोर्ट देना था। बाकी सब अकाल से संबंधित है। ठीक है। 91 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। पहले कह रहा है लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास संबंधित हैं। तो हाँ, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास संबंधित हैं। लाहौर केस से जतिन दास संबंधित हैं। काकोरी षड्यंत्र जो है अशफाक उल्ला खान से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान और इनके साथ ही कुछ और थे 1925 में संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस, दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस जो कि जतिन दास के द्वारा हुआ था 1929 में, दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस। और नासिक वाला हुआ था अनंत, ये रास बिहारी बोस गलत लिखा है, यहाँ पे होगा नासिक वाला अनंत लक्ष्मण कन्हारे, तो ये गलत है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद के द्वारा, दिल्ली षड्यंत्र केस
मास्टर अमीर चंद के द्वारा और रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस और अमीर चंद मिल के दिल्ली में षड्यंत्र किए थे 1912 ईस्वी में। एक्चुअली देखिए, मैंने जो प्रखर बैच का जो लास्ट ईयर हुआ था 70th पीटी के लिए, तो उसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 9 वीडियो बनाया हूँ। आप ना उन 9 वीडियो मतलब 900 क्वेश्चन है, आप उन 9 वीडियो को ढंग से देख लीजिए, अभी भी समय है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और सारी कहानी याद हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने कोई कहानी छोड़ा ही नहीं। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 92 में कह रहा है कि इसको मिलान करने कह रहा है। तो देखिए, बनारस 1905 में क्या हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। तो बनारस 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और लखनऊ 1916 का अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और नागपुर 1920 में कौन अध्यक्षता किए थे, तो विजय राघवा चार्ज ने किए थे। नागपुर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो सी विजय राघवाचार्य ने किया था। और एम ए अंसारी मद्रास 1927 वाला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो एम ए अंसारी ने किया था। तो इतना याद रखिएगा। 93 का देख लीजिए, पहला 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, तो बिल्कुल ले ही लिया था। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और दूसरा पॉइंट भी सही कह रहा है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो अंतरिम जो सरकार बना था 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग का भी पार्टी का भी सदस्य सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन इसका कारण नहीं बता रहा, इसलिए बी ऑप्शन होगा। दोनों ही कथन सही है पर कारण नहीं है। किस विद्रोह क्रांति आंदोलन के दौरान वंदे भारतीय गीत राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया, तब वो बन गया है स्वदेशी आंदोलन का। किस विद्रोह क्रांति आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया स्वदेशी आंदोलन। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था अप्रैल 1946 को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया, तो अप्रैल 1946 को। 96, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार सन 1930 में दांडी मार्च की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को के साबरमती आश्रम में ठहराया गया था, तो वो थे वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकार सन 1930 में दांडी मार्च की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम में ठहराया गया था, तो वो थे वेब मिलर। अब कथन देखिए और कारण देखिए। 97 में कह रहा है कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था, तो बिल्कुल सही। 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था, जिसका कारण था कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो क्या उद्देश्य था, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तब वो प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई, 18 जुलाई 1947 को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के में किस दल का शासन था, तो वो था लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल का शासन था, तो लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक के संस्था का गठन किस वर्ष किया गया, तो वो किया गया है 1939 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक संस्था का गठन किस वर्ष किया गया, 1939 के द्वारा। अब कौन सा कथन सही है ये देख लीजिए। कह रहा कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि WPI को आर्थिक सलाहकार का कार्यालय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। दूसरा, निवल मूल्य प्राप्त करने के लिए मूल ह्रास को सकल मूल्य से घटाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि निवल मूल्य अगर प्राप्त करना है तो मूल ह्रास को सकल मूल्य से घटाया जाता है। अर्थात NNP
इज इक्वल टू GNP और माइनस मूल ह्रास होता है, मूल ह्रास होता है। ठीक है, 102 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। तो देखिए असत्य कथन, तो ये वाला असत्य कथन है कि साधन लागत पर GNP इक्वल टू GNP माइनस निवल उत्पाद कर प्लस निवल उत्पादन कर, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। कि साधन लागत पर GDP की प्राप्ति बाजार कीमतों पर GDP में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर होती है। तो ये बात सही है कि साधन लागत पर GDP की प्राप्ति बाजार कीमतों पर GDP में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर होती है। साधन लागत पर NDPFC, यह साधन लागत पर NDP उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के रूप में देश के घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है। अब देख लेते हैं 103 वाला प्रश्न, 103 में क्या कह रहा है। 103 में कह रहा है कि इसको आप व्यवस्थित करना है। तो देखिए भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया, तो ये किया गया था 1930 में। चीनी उद्योग का विकास 1930 में, और फिर रिसरा में प्रथम जूट मिल 1855 में। जॉर्ज ऑकलैंड ने बाबू बिनसुवर सेन नायक के सहयोग से जूट कटाई मशीन स्थापित की। तो रिसरा में 1855 में जूट मिल, और भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन 1870 में कुल्टी आसनसोल के निकट है, और 1854 में बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो 1854 में बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, 1870 में कुल्टी आसनसोल में प्रथम स्टील का प्रथम बार उत्पादन। तो इस तरीके से मिला लीजिएगा। और 104 नंबर में देखिए कर मुद्रास्फीति को कम करने हेतु निम्न में से किन मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है CRR का, और किया जाता है रेपो रेट का। किसका? रेपो रेट का। 105 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए 105 में क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में कितने कथन सही हैं, जो बताइए। देखिए कौन से कथन सही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। तो ये तो सबको जानता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम होता है। तो ये बात भी सही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असमानता का निम्न स्तर पाया जाता है, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। निम्न स्तर नहीं बल्कि उच्च स्तर पाया जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असमानता का उच्च स्तर पाया जाता है। अब एक तरफ देखिए कृषि उत्पाद बोर्ड और दूसरी तरफ मुख्यालय, तो इसमें कितने युग में सही है ये पूछ रहा है। 4 में से कितने सही हैं। तो पहले देखिए चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में, तो ये तो सही है, चाय बोर्ड कोलकाता में। कॉफी बोर्ड कहाँ है? तो बेंगलुरु में, तो ये गलत है, कोची, बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, तो कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में। रबर बोर्ड कोटायम में, कोटायम कहाँ है? तो केरल में। और तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 107 महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु मापदंडों पर विचार करें और सही कूट का बताएं। तो देखिए वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, सही बात है, ये मिनी रत्न नहीं बल्कि महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने का मापदंड हेतु क्या है कि वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और 3 वर्षों में उसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या अधिक हो, और विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्चात औसतन लगभग 5,000 करोड़ से अधिक रहा हो, और विगत 3 वर्षों में इसका औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ या इससे अधिक हो, 15,000 या इससे अधिक हो। 108 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मध्याह्न भोजन योजना, रोजगार आश्वासन योजना एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तब वो की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
किस पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। एमएसएमई का नवीन वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को बताएं कि कौन सा असत्य कथन है। तो पहला देख लीजिए, कह रहा है कि सूक्ष्म में अधिकतम निवेश है। मैं सबसे बढ़िया यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, एक टेबल में आप उसको याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा आपको याद करने की मतलब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, 3 गो आप लोग को पता ही था कि एक होता है एम, एक होता है MSM, है ना, माइक्रो, एम का मतलब हो गया माइक्रो, एस का मतलब हो गया स्मॉल, और ये हो गया मीडियम, मीडियम। ठीक है। और माइक्रो का हिंदी कहा जाता है अति लघु, लघु, अति लघु उद्योग, अति लघु उद्योग। स्मॉल का मतलब हो गया लघु, और मीडियम का मतलब हो गया मध्यम हिंदी में। तो ये है। अब इसमें क्या है, सब करोड़ में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, सब जो भी मैं बोलूंगा करोड़ में रहेगा। अब क्या है कि पहले से माने पहले जो एमएसएमई का क्या डिफिनेशन था ये होगा। ठीक है। और बाद में क्या संशोधन किया गया है वो ये होगा, संशोधन वाला ये होगा। ठीक है, संशोधन वाला ये होगा। और ध्यान दीजिए दो वो बनेगा कॉलम, ये संशोधन वाला है और ऐसे ही संशोधन वाला बनेगा एक और। पहले ये वाला देख लीजिए, निवेश वाला। पहले हम निवेश देखते हैं कि कितना निवेश होना चाहिए। तो पहले निवेश किया गया था 1 करोड़, तो उसको तो उसी को सुधार करके कर दिया गया है 2.5 पर 2.5। तो देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये निवेश वाला होगा माने इन्वेस्टमेंट वाला होगा, इन्वेस्टमेंट वाला, और ये टर्नओवर वाला। ठीक है। तो ये वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि याद करना आसान हो जाएगा। ठीक रहेगा ना? ठीक है, रुकिए थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, 1 सेकंड। ये देखिए एक तरफ पूर्व होगा, ये है इन्वेस्टमेंट वाला, इसी में मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा और इसी में हम कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए ये बात कहा जा रहा है इन्वेस्ट का, और ये कह रहा है टर्नओवर। ये इन्वेस्ट और ये टर्नओवर, इन्वेस्ट और टर्नओवर। तो ये टर्नओवर पूर्व हो गया और ये संशोधन हो जाएगा, संशोधन। ठीक है, ये पूर्व हो जाएगा और ये संशोधन, संशोधन इस तरीके से देखिए देखा जाएगा, जाना चाहिए। तो माइक्रो में क्या होगा, एक एक क्या था, तो सॉरी ये इन्वेस्टमेंट, ये टर्नओवर नहीं होगा, इधर का इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ। तो एक हो गया निर्धारित, मतलब कि पहले से था लेकिन इसको संशोधन करके 2.5 कर दिया गया है। अब ये टर्नओवर देखिए, टर्नओवर मतलब टर्नओवर पहले 5 हुआ करता था लेकिन अब 10 होगा। मतलब मैं चार्ट को बना देता हूँ तो आपको याद करवाना आसान हो जाएगा, नहीं तो हम भी कंफ्यूज होते रहेंगे बताने में और आप भी कंफ्यूज होते रहिएगा। तो हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। एमएसएमई का देखिए नया डिफिनेशन, एमएसएमई को डिफाइन किया गया है एक इन्वेस्टमेंट पे, एक कंपनी के टर्नओवर पे। तो माइक्रो हम उस कंपनी को बोलेंगे माइक्रो फैक्ट्री जो कि पूर्व में पहले 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, जिसको बढ़ा के 2.5 इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। माने अब आप 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई इंटरप्राइजेस खोलते हैं तो आपको कहा जाएगा माइक्रो में। और अगर प्रॉफिट पहले हुआ करता था 5 करोड़ लेकिन अब प्रॉफिट को 10 करोड़ कर दिया गया है कि अगर आप 10 करोड़ कमाइए, प्रॉफिट टर्नओवर होगा आपका कंपनी का, तभी आपको माइक्रो बोला जाएगा। तो उसी प्रकार से पहले 10 करोड़ था इन्वेस्टमेंट में, तो अब उसको 25 करोड़ बढ़ा दिया गया था। पहले मीडियम में 50 करोड़ हुआ करता था, अब उसको 125 करोड़ बढ़ा दिया गया है। और टर्नओवर में भी देखिए पहले 50 करोड़ हुआ करता था स्मॉल के लिए, तब 100 करोड़ कर दिया गया है। पहले 250 होता था, अब उसको फिर 500 कर दिया गया। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहले वाला तो 1 10 50 है, तो कितना बढ़ाया गया है, तो इधर 2.5 बढ़ा दिया गया है।
कितना बढ़ा दिया गया इन्वेस्टमेंट में 2.5 और टर्नओवर में 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था, अब 10 करोड़ कर दिया गया। पहले 50 करोड़ का होता था, अब 100 करोड़ कर दिया गया। पहले 250 का होता था, अब 500 कर दिया गया है। तो 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा सा 2 बार इस वीडियो को और पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लॉफर वैक किनके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कर की दर एवं कर की राजस्व के मध्य। लॉफर वर्क के कर की दर एवं कर के राजस्व के मध्य। अब देखिए जनगणना के से आधारित सवाल है। कह रहा साक्षरता दर बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 59.8%। 59.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। तो साक्षरता दर कितना हो गया? 61.8%। ग्रामीण साक्षरता दर कितना हो गया? तो ग्रामीण साक्षरता दर 59.8% हो गया। पुरुष साक्षरता दर कितना हो गया? 71.2% हो गया। महिला साक्षरता दर कितना हो गया? 51.5% हो गया। ठीक है, अब 112 का क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मिलाइए, एक तरफ सूची है, एक है, एक दूसरी तरफ सूची 2 है। अब पूछ रहा है कि सही युग्म की पहचान करें। तो देखिए क्या क्या सही युग्म है। देश को ही पहले भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। और उसके जो हेड होते थे गोप्ता या उपरिक्त कहलाते थे। गोप्ता या उपरिक्त देश होते थे। उसके नीचे फिर नगर होता था, जिसको पूर्वपाल कहते थे। नगर को पूर्वपाल कहते थे। ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ तो जो चंद्रगुप्त प्रथम ओवन के शासनकाल का प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। विषय को पहले विषयपति का हेड होते थे, ग्राम का ग्रामिक हेड होते थे। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शोक स्तंभ अभिलेख बिहार में स्थित है? तो लौरिया अरेराज, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ ये स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है, और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। ये पूर्वी चंपारण में है, चंपारण में। और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। ये दोनों पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। अगला, किस शासक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की, जिसे तुगलकपुर उर्फ तिरहुत भी कहा जाता था? तब वो कहा जाता था गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को। किस शासक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना की, जिसे तुगलकपुर उर्फ तिरहुत कहा जाता था? गयासुद्दीन तुगलक। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वो हुआ 1765 में। 1765 में अली गौहर का बिहार अभियान 1765। बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का। बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें किनका अवतार मानते थे? धरती आबा का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वो किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी देवघर। वो हुई थी देवघर। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? देवघर। पटना से प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तब वो था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड। 1908 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने। नील की खेती से छूट पाने के लिए नील किसानों को कौन सा प्रतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तावान देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? तावान देना पड़ता था, तावान। ठीक है, और बट्टा क्या होता था? तो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक भत्ता होता था। बट्टा का मतलब ब्रिटिश अधिकारियों का एक भत्ता होता था। जजिया क्या होता था? तो इस्लामिक कानून के तहत गैर मुसलमानों पर लगाने वाला एक धार्मिक कर था। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। और नजराना यह एक स्वैच्छिक भेंट होता था, न कि जुर्माना। ये जुर्माना नहीं होता था, भेंट होता था ऐसे में। अब सही कथन के बारे में बताइए। बिहार में गंगा का दक्षिण मैदान मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। तो गलत, 4 भागों में विभाजित नहीं है, बल्कि 3 भागों में। पहला मगध का मैदान है,
मगध का मैदान, दूसरा अंग का मैदान, और तीसरा गंगा सोन दोआब। गंगा सोन दोआब है, तीन वो बैठा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है 4, गलत है। मगध के मैदान सोन और क्यूल नदियों के बीच स्थित है, तो ये बात भी सही है कि मगध का मैदान जो है सोन और क्यूल नदियों के बीच स्थित है। सोन गंगा दोआब के क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है, ये भी बात सही है कि सोन गंगा दोआब के क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 122 नंबर का कि अब फिर से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड, ये बंजारी रोहतास में है। कल्याणपुर सीमेंट्स बंजारी रोहतास में है। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में है। निर्माण सीमेंट लिमिटेड बिहटा पटना में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन IOCL जिसको कहते हैं, ये कहाँ है? बरौनी में। 123 नंबर का प्रश्न देखिए। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते समय उप मुखिया का चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, उप मुखिया का चुनाव मुखिया मतदाता होगा, तो हाँ होगा। चुनाव बराबर होने की स्थिति में विजेता का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल। ग्राम पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में अपनी पहली बैठक उप मुखिया का चुनाव करेगी, ये भी बात सही। लास्ट करा कि उप मुखिया का चुनाव मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत, मुखिया मतदाता होगा। अब कह रहा है कि 124 नंबर के प्रश्न में कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में बसाएं, तो ये गलत है। पटना बेगूसराय मुंगेर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का पटना बेगूसराय मुंगेर। बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो राज्य में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण, तो ये बात सही है कि स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित कहा गया है कि जो अनुमंडलीय अस्पताल होगा उसके अतिरिक्त एक रेफरल अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। कैंसर के उपचार हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा, बिल्कुल। और कैंसर के उपचार हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी का स्थापना किया जाएगा। लेकिन भागलपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना नहीं की जाएगी, ये बेगूसराय में किया जाएगा। तो भागलपुर में ना करके कहां किया जाएगा? बेगूसराय में किया जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु सामान्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है तटीय कैलिफोर्निया अमेरिका में। भूमध्य सागरीय जलवायु तटीय कैलिफोर्निया अमेरिका में पाई जाती है, मध्य चिली में पाई जाती है, और पश्चिमी केप प्रांत यानी दक्षिण अफ्रीका में पश्चिमी केप प्रांत में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही। भूरा कोयला तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही। बाकी ये गलत कह रहा है कि गोंडमाना असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। गोंडमाना कोयला असम में, जो कि गलत है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में नहीं पाया जाता है। ये गोंडमाना पाया जाता है दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी कहाँ जानते हैं? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर का। 128 में कह रहा है कि लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। स्थानांतरित खेती का नाम और उसमें युग्म कौन सम्मिलित है, ये बताने का रहा है। तो उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को पोडू कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि पोडू उड़ीसा में कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, और केरल में पूनम कहा जाता है। और असम में झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम में झूम कहा जाता है। तो उड़ीसा में पोडू, मध्य प्रदेश में बेवर, केरल में पूनम और असम में झूम। पवन दिशा सूचकांक यंत्र का उपयोग मुख्यतः मापने के लिए किया जाता है। तो वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग को नहीं, वायु
दिशा को मापने के लिए पवन दिशा सूचक का यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। घास का मैदान देखिए कौन से द्वीप में है, तो डॉन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। डॉन्स कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। स्टेपीज कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। लानोज कहाँ मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। और बेल्ट कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरोप, लानोस दक्षिण अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो बताइए कि कौन सा नकदी फसल नहीं है। तो डी मक्का नकदी फसल नहीं है, बाकी सारे नकदी फसल हैं। रेपसीड नकदी फसल है, मूंगफली रबर नकदी फसल है। 133 पृथ्वी के से प्रेषित रेडियो तरंगे किस वायुमंडलीय परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती है? तब वो आयनमंडल से परावर्तित होती है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे किस वायुमंडलीय परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित होती है? तो आयनमंडल से। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ओस निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? तब वो तेज हवाएं ओस के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। बाकी साफ आसमान, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता ओस निर्माण के लिए अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां बताइए। कोयना और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक है, कोयना और तुंगभद्रा। कौन सा रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान अगर कोई पूछे तो बताइएगा पैंटागोनिया का रेगिस्तान। पैंटागोनिया का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है। 137 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो वो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर इसका भारत का जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का स्तंभ माना जाता है? तो समता, स्थायित्व, उत्पादकता और सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ये मानव विकास का स्तंभ माना जाता है। अब 139 का प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है? तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन करता है? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। मालवा पठार स्थित है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मालवा पठार कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में। 141 निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू ही नहीं है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं लागू नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 6 वर्ष से कम आयु बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 45 में उल्लेखित है, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान आदि की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान आदि की शक्ति है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में आता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये अनुच्छेद 51 की बात करता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और धन विधेयक की परिभाषा 110 आर्टिकल में की गई है। धन विधेयक की परिभाषा। और 145 में देखिए कौन सा कथन सही है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा पारित किया गया। सही बात है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया वो राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा पारित किया गया। सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। तो ये बात भी सही है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो 146 का आंसर देखते हैं
कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं और भारत के महान्यायवादी के संबंध में। तो देखिए, महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल, और यह आर्टिकल 76 में बात किया गया महान्यायवादी का। फिर कह रहा है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए। बात सही है। यह उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जब संसद का पार्टी नहीं है तो इसको क्यों हटाया जाएगा, नहीं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 147 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। कौन सा व्यय है जो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के, और ये कितने आर्टिकल में कहा गया है, तो 112 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि कौन सा व्यय, एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। बाकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित है। तो कौन कौन भारित है, संघ लोक सेवा आयोग के माने यूपीएससी के अध्यक्ष के वेतन और भत्ता, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के दी जाने वाली पेंशन और कैग के वेतन और भत्ते। 148 में देखिए क्वेश्चन मिलान करने का रहा, तो चलिए मिलान करते हैं। राज्यपाल 155 अनुच्छेद में है और राज्य मंत्री परिषद 163 अनुच्छेद में, मुख्यमंत्री के कार्य 167 में बताए गए हैं, विधान परिषद के कार्य माने विधान परिषद 169 में बात किया जाता है। राज्यपाल 155, राज्य मंत्री परिषद 163, मुख्यमंत्री के कार्य 167, विधान परिषद 169 आर्टिकल के द्वारा। कथन और कारण देख लीजिए। राज्यपाल नाम मात्र का राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल नाम मात्र का राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। और कारण कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया, तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायतों का करारोपण की शक्ति का उल्लेख किसमें है, तो 243 के एच में है। पंचायतों के करारोपण की शक्ति का उल्लेख किसमें है, तो 243 के एच में है। किसमें है, 243 के एच में। तो इस तरीके से आपको सेट 8 भी खत्म हो गया दोस्तों। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि सेट 9 का होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। धन्यवाद।